नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर जिस पर हम बात कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो 10 सब्जेक्ट्स फर्स्ट पेपर में आते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज जो हमारे पास में है वह है उच्च शिक्षा प्रणाली, यानी हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि बहुत कॉमन पार्ट हो जाता है। और ये जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ में भी इसका बहुत उपयोग है। इसके बाद में इसके और भी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे जो हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो हमारे रिसर्च में पीएचडी करने के टाइम पे भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। बात करते हैं आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि यूट्यूब पे आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। इसके साथ साथ में एक कॉन्टैक्ट नंबर हमने प्रोवाइड किया है, आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसी नंबर से ही टेलीग्राम है, आप वहाँ पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं, और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ से भी हमारे जो अपडेट्स हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम का, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, ये व्यवसायीकरण है उच्च शिक्षा में, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस शिक्षा का व्यवसायीकरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसमें जो हायर एजुकेशन सिस्टम में जो व्यवसायीकरण है, कॉमर्शलाइजेशन है, उसका क्या उद्देश्य है देखते हैं। उच्च परास्नातक कक्षाओं में प्रवेशार्थी छात्रों की बाढ़ को रोकना, प्रिवेंटिंग द इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरिंग हायर एजुकेशन मास्टर क्लासेस। एंड सेकंड वन, उच्च परास्नातक शिक्षा के प्रति विकर्षण पैदा करना, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, हायर मास्टर्स एजुकेशन। एंड थर्ड वन, भारत सरकार के द्वारा अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न कराने की समस्या से स्वयं को बचाना। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद द प्रॉब्लम ऑफ जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ टू सेव। एंड फोर्थ वन, छात्रों की निरर्थक शिक्षा से बचना, इट मीन्स अवॉइडिंग स्टूडेंट्स मीनिंगलेस एजुकेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, चारों हमने पढ़े। अब हमें देखना है यहाँ पे कि अगला जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा। मित्रों, आप हमारे साथ साथ में जब हम रीड करते हैं, रीड करने के साथ साथ में आप भी रीड कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं, ताकि आप 15 क्वेश्चंस के बाद में ये देख सकें कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उच्च परास्नातक कक्षाओं में प्रवेशार्थी छात्र की बाढ़ को रोकना। जो उच्च परास्नातक कक्षाएं हैं वहाँ पे बाढ़ को रोकना, प्रिवेंटिंग द इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरिंग हायर मास्टर्स क्लासेस, कि वहाँ पे अपनी मेधा को लेकर के ही जिस क्षेत्र में आपको जाना है आपको वही सेलेक्ट करना है और उसी के द्वारा आपको आगे की पढ़ाई करनी है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, स्कोवी इम्प्लाइज, जो स्कोवी है इसका क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे लेटर्स हैं SKOVI, हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस ऑफ ऑन वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट, स्टेट कमिटी ऑन वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट काउंसिल ऑफ वर्चुअल एजुकेशन। द इंग्लिश वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। जो इंग्लिश वर्जन है वो आप पढ़िए तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पास में अवेलेबल है। देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन। जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन वोकेशनल एजुकेशन है वो इसको भी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है वो डिपेंड है राधाकृष्णन आयोग पर। जो राधाकृष्णन आयोग है 1948 का, वो उस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा गठित किया गया और उसके अध्यक्ष वही थे। द एम ऑफ हायर एजुकेशन बाय राधाकृष्णन कमीशन, इनके द्वारा जो शिक्षा का उद्देश्य, उच्च शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया, उस पर बात करनी है कि भारत में ऐसे विभूतियों को तैयार करना जो राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग एवं वाणिज्य आदि के क्षेत्रों को में प्रतिनिधित्व कर सकें। टू प्रिपेयर सच पर्सनैलिटीज इन इंडिया हु कैन रिप्रेजेंट इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बी ऑप्शन सेज दैट लोकतांत्रिक आदर्शों की सुरक्षा तथा व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य स्थापित करना। टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड इस्टेब्लिश हार्मनी इन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टू। उसके बाद में ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इट सेज दैट प्राचीन मर्यादाओं का सम्मान करते हुए नवीन मान्यताओं को, विचारधाराओं को, बौद्धिक अग्रदूतों को तैयार करना। इट मीन्स टू प्रिपेयर द इंटेलेक्चुअल पायनियर्स ऑफ न्यू beliefs, ideologies, respecting ancient
डिग्निटीज, एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राधाकृष्णन आयोग जो है, जैसे जितने भी आयोग गठित किए गए आज़ादी के बाद, तो 48, 64 कोठारी आयोग, इन सभी के उद्देश्यों को बहुत ध्यान रखने वाला है। यहाँ से प्रश्न कई बार बना हुआ है और इसके प्रश्न जो हैं वह तरीका बदल करके बहुत से बार प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मित्रों, जो सही उत्तर है इसका वो डी ऑप्शन सही है, यानी इन तीनों ही जो पार्ट हैं, तीनों ही पॉइंट हैं, इन तीनों से रिलेटेड जो पॉइंट है वो सही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है कोठारी आयोग से संबंधित, जिसकी हमने बात करी, इसमें भी डी ऑप्शन सही है। देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। कोठारी आयोग में जो गोल है वो एजुकेशन के उच्च शिक्षा का तात्पर्य नहीं है। यहाँ में हमको बताना है कि कौन सा कोठारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। सत्य के परिप्रेक्ष्य में नवीन ज्ञान की खोज करना, प्राचीन ज्ञान एवं विश्वास में नए आवश्यकताओं को एवं खोजों के संदर्भ में व्याख्या करना। इट मीन्स टू सर्च अ न्यू नॉलेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रुथ, टू एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ न्यू नीड्स एंड डिस्कवरीज ऑफ एंशिएंट नॉलेज एंड बिलीव्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये है, ये सही हो गया। सेकंड वन, जीवन के सभी क्षेत्रों में सही नेतृत्व प्रदान करना, टू प्रोवाइड राइट लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सामाजिक न्याय एवं समानता को प्रोत्साहित करना, इनकरेजिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। और डी ऑप्शन क्या है जो सही उत्तर है इसका, जो यहाँ पे ऑप्शंस पहले ही लिखा हुआ है, व्यक्तियों में जन्मजात गुणों की खोज करना तथा प्रशिक्षण द्वारा उनका विकास करना, डिस्कवरिंग द इनेट क्वालिटीज इंडिविजुअल्स एंड डेवलपिंग देम थ्रू ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही है और यही कोठारी आयोग के उद्देश्य में नहीं समाहित होता है, बाकी सारे जो हैं वह उसके अंतर्गत समाहित होते हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सेज दैट संगठनात्मक, जो इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालयों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। आवासीय एवं संबंधक विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल एंड एलाइड यूनिवर्सिटीज। बी ऑप्शन, केंद्र शासित एवं राज्य शासित, सेंट्रल गवर्नड एंड स्टेट गवर्नड यूनिवर्सिटीज। एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय एवं संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय। यूनिटरी शिक्षण यूनिवर्सिटीज एंड संगठनात्मक यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे ये संघात्मक है, तो ये संघात्मक हो जाएगा। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सही उत्तर इसका हो जाएगा, हमारे पास में जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, आवासीय एवं संबद्धक विश्वविद्यालय में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या कह रहा है, रेजिडेंशियल एंड एलाइड यूनिवर्सिटीज जो हैं ये हमारे संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालय के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हायर एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है वहाँ पे शिक्षा किस विषय है, संघ सूची में, राज्य सूची का या फिर समवर्ती सूची का, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची का, जिस पर राज्य भी अपना नियंत्रण स्थापित करता है और जो केंद्र है वह भी अपना नियंत्रण स्थापित करता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, द यूनिटरी लर्निंग कॉलेज इज कॉल्ड। जो एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय है, एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय कहा जाता है आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, संबद्धक विश्वविद्यालय, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी। सी ऑप्शन, आवासीय, संबद्धक विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल एंड एफिलेटेड यूनिवर्सिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, आवासीय विश्वविद्यालय। जो आवासीय विश्वविद्यालय होता है वह एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संबद्धक विश्वविद्यालय से क्या तात्पर्य है। मित्रों ये जो पार्ट है, ये जो हायर एजुकेशन हम बात कर रहे हैं, जिसकी उच्च शिक्षण जो सिस्टम है, प्रणाली है, उस पर हम आज जो है ये फर्स्ट जो पार्ट है वो सिर्फ इंट्रो है। हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया, किस प्रकार से शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ किया जाता है और कौन कौन से विश्वविद्यालय या विद्यालय जो जिनके भाग के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर में शिक्षण कार्य नहीं होता बल्कि यह कार्य संबद्धक महाविद्यालयों में होता है। यूनिवर्सिटीज विच डू नॉट हैव एनी वर्क
on the central campus but work in the affiliated colleges. बी ऑप्शन इज दैट ऐसे विश्वविद्यालय जिनके द्वारा पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं तथा परीक्षाओं का संचालन किया जाता है, यूनिवर्सिटीज थ्रू विच कोर्सेज आर इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड। सी ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे विश्वविद्यालय जो उपाधि वितरण का कार्य करते हैं, यूनिवर्सिटीज दैट डू वर्क डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें बताना है संबद्धक विश्वविद्यालय क्या है। तो संबद्धक विश्वविद्यालय के लिए सभी तो सही नहीं होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, हमें वो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने पढ़ लिया है डी ऑप्शन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर में शिक्षण कार्य नहीं होता बल्कि संबद्धक महाविद्यालय में होता है। पहली क्वालिटी ये हो गई। दूसरा है ऐसे विश्वविद्यालय जिनके द्वारा पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं तथा परीक्षाओं का संचालन किया जाता है, तो संचालन वह होता है। और ऐसे विश्वविद्यालय जो उपाधि वितरण का कार्य करते हैं, तो ये सभी जो रेगुलेशंस हैं वो हमारे संबद्धक या एफिलिएट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आधारित हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताना है आपको कि जो डिपेंडिंग ऑन द टीचिंग प्रोसेस द टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज आर। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रकार होते हैं। अगर शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। म्यूचुअल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज, पारस्परिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय, केंद्रीय एवं राज्य शासित विश्वविद्यालय, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, आवासीय एवं संबद्धक विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल एंड एफिलिएट यूनिवर्सिटीज। तो अगर हम टीचिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इनमें सही उत्तर है पारस्परिक एवं विश्वविद्यालय, म्यूचुअल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पे 2 प्रकार हो जाते हैं शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड एज नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। मुक्त विश्वविद्यालय को गैर पारंपरिक विश्वविद्यालय माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं क्योंकि के लिए। उनमें शिक्षण अधिगम हेतु नवीन विधाओं का प्रयोग किया जाता है। दे यूज इनोवेटिव मेथड्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। उनमें प्रवेश, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नवीन नियमों का पालन किया जाता है। दे फॉलो न्यू रूल्स एंड ऑफ एडमिशन, सिलेबस एंड असेसमेंट। आधुनिक संप्रेषण तकनीकियों का उपयोग करते हैं। दे यूज मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो ओपन यूनिवर्सिटी के लिए सही है। तो यहाँ पे सभी गतिविधियाँ जो हैं वहाँ पे एक अच्छा अधिगम नवीन विधाओं के द्वारा कराया जाता है। पाठ्यक्रम, प्रवेश एवं मूल्यांकन के लिए नए नियमों का पालन किया जाता है। संप्रेषण तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। ये सारे ही गुण हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, इसलिए ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन इज दैट इन 1969 द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपॉइंटेड। क्या अपॉइंट किया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, किसकी नियुक्ति की थी? विश्वविद्यालय शासन पद्धति, गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी, महाविद्यालयों की शासन पद्धति, द गवर्निंग सिस्टम ऑफ द कॉलेजेस, उपर्युक्त दोनों और कोई नहीं। तो सही उत्तर की तलाश में हम चलते हैं। सही उत्तर जो है वो है सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों ही। तो मित्रों अगर हम बात करें तो 1969 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालय के शासन पद्धति और महाविद्यालयों की शासन पद्धति पर नियम लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, द गजेंद्रकर 1969 जिसकी हम बात कर रहे थे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो द गजेंद्रकर, डॉक्टर गजेंद्रकर सजेस्टेड, उन्होंने क्या सुझाव दिया? विश्वविद्यालय के संगठनात्मक ढांचों का निरंतर रिव्यू करना, कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में समयानुकूल परिवर्तन करना, टाइमली चेंजेस इन द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग में इन द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इन सारे ही कार्यों को यूनिवर्सिटी में लागू किया गया था। संगठनात्मक ढांचों का निरंतर रिव्यू करना, समयानुकूल परिवर्तन और प्रशासनिक विंग का निर्माण। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, द कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूटेड by the government of India on the revival of higher education and rejuvenation was the chairman of 2009। अगर हम भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के पुनरुद्धार एवं कायाकल्प पर गठित समिति 2009 के अध्यक्ष थे, तो भारत सरकार के द्वारा जो गठित ये आयोग है इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा, सुखदेव थोरात, यशपाल और बीबी भट्टाचार्य। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सही उत्तर है इसका सी ऑप्शन। 2009 में यशपाल समिति का गठन किया गया था।
यशपाल समिति का गठन किया गया था और ये जो यशपाल हैं वही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सुखदेव थोराट लिखा हुआ है, यहाँ पे यशपाल, सी ऑप्शन जो है वह यशपाल हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन सेज दैट 14 नंबर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 26 सितंबर 1985, 1 अप्रैल 1990, 24 अप्रैल 1991 एंड 1 अप्रैल 1992। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सही उत्तर आप अपने अपने नोट कर लीजिए फटाफट। सही उत्तर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, 26 सितंबर 1985 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैच्यूटरी बॉडी इज, इसमें सांविधिक निकाय है। हमारे पास चार ऑप्शन है, सांविधिक निकाय कौन सा हो जाएगा, जो संविधान के द्वारा बनाया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा कि बनाया गया, भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय फार्मेसी परिषद, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड ऑल ऑफ द एबव इन दिस क्वेश्चन। तो चारों हैं या फिर इनमें से तीन में से एक ऑप्शन होगा। तो सही उत्तर है डी, ये सारे ही सांविधिक निकाय हैं जिनकी हम चर्चा हायर एजुकेशन के मास्टर वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। मित्रों 15 नंबर क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया, यहाँ पे जो सेट होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर के हायर एजुकेशन का मास्टर वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें से डिटेल्स देख सकते हैं कि वो कौन सी हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो हम आपको जो नोटिफिकेशंस होंगे, करंट अपडेट्स देते रहेंगे। तो गुरु चेला एकेडमी में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।